हाय फ्रेंड्स, जीएसटी का सबसे अमेजिंग, सबसे इजी टॉपिक जिसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं, इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है 20%, जनरल सेल्स 20%। वो 20% किस अमाउंट के ऊपर, वो 20% किस वैल्यू के ऊपर? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो जब 1 लाख रुपी होगा तो उसके ऊपर का ये 20। कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, उसके ऊपर का कैजुअल इनकम का टैक्स रेट कितना होता है हमको सबको पता है, इट इज 30%। बट किसके ऊपर 30%? मेरे ऊपर के आपके ऊपर? अरे सर, हमारे ऊपर थोड़ी 30% होगा। जो भी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल सपोज 2 लाख रुपीस का हुआ तो ये 2 लाख रुपीस के ऊपर 30% है, बरोबर है ना? ओके, हमारे वहां पे स्लैब है 2.5 लाख तक कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 2.5 से लेके 5 लाख का डिफरेंस होगा तो 5% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बट ये 5%, 20%, 30% किस पे? सर, इनकम पे, टोटल इनकम पे, बरोबर। जीएसटी में हमारे पास अलग अलग 5 रेट्स है। फर्स्ट इज 0%, चलो बोलो, बोलते जाओ मेरे साथ। 0%, बाद में आएगा 5%, बाद में आएगा 12%, बाद में आएगा 18%, लास्ट में आएगा 28%। ये रेट्स किस पे? पता चला, क्वेश्चन पता चला फ्रेंड्स। ये 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, ये 30% कैजुअल इनकम के ऊपर। जीएसटी के 5 रेट्स है, 0, 5, 12, 18, 28। किस पे, कौन से वैल्यू के ऊपर ये इंपोज करूं, कौन से अमाउंट के ऊपर इस रेट्स को मैं अप्लाई करूं? लॉ कहता है, आंसर लेके आता है हमारा जीएसटी लॉ। ये रेट्स आपको जहां पे अप्लाई करना है ना, उस चैप्टर का नाम है, उस टर्म का नाम है, उस कंसेप्ट का नाम है, इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। पता चला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स देखो, सप्लाई जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट है, मतलब वो ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई करने के लिए सप्लाई चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज बरोबर समझना, सेक्शन 7C जीएसटी क्या काम करेगा? कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि सप्लाई नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। चलो सप्लाई हो गया तो क्या आगे? क्या सप्लाई हो गया, चलो डन, ये सप्लाई है, तो उस चीज के ऊपर जीएसटी की लेवी होगी। जीएसटी लेवी होगी, चलो चिंता नहीं है, पर कितना जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा? व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स आई एम रिक्वायर्ड टू पे? देखो, मैं रेसिपिएंट से चार्ज करूंगा एंड वही मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। पर कौन सी वैल्यू के ऊपर, कौन सी अमाउंट के ऊपर ये मुझे चार्ज करना है, ये मुझे इंपोज करना है, ये मुझे लेवी करना है? आप समझ रहे हो? 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, कौन सी अमाउंट के ऊपर, कौन सी वैल्यू के ऊपर? The answer is value of supply। समझ में आया फ्रेंड्स, कितना इंपॉर्टेंट, कितना अमेजिंग डिस्कशन हम करने वाले हैं। जो हमारी फाइनल जीएसटी लायबिलिटी है उसको कंप्यूट करने हम जा रहे हैं, उसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, विच इज अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, विच इज द बेस फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अवर जीएसटी लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, 4-5 अटेम्प्ट गए होंगे फ्रेंड्स जीएसटी आने के बाद। आईसीआई में स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक भी अटेम्प्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं गया है, इंक्लूडिंग सीए फाइनल, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं गया है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना आया। एंड टू माय ओपिनियन, पूरे जीएसटी के जितने भी 10 चैप्टर्स हमारे स्टडी मटेरियल में है, उसमें से सबसे आसान, स्टूडेंट फ्रेंडली चैप्टर जिसको हम बोल सकते हैं, इट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। एकदम आसान, एकदम इजी। आपको लगेगा फटाफट 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 याद हो गया, 4-5 बार तो रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड्स इस लेक्चर्स में ही आपका। डन। तो ऐसा इंटरेस्टिंग, ऐसा अमेजिंग, ऐसा फेबुलस टॉपिक, लाइफ के लिए स्वयं जबरदस्त भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं। अलग अलग 3 यहाँ पे सब सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। हमारी मेन सेक्शन होगी, इट वुड बी सेक्शन 50। अलग अलग 3 सब सेक्शन में उसको हम डिस्कस करेंगे, विच वुड बी सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। यही सेम टू सेम चैप्टर अब सीए फाइनल में भी पढ़ेंगे, मतलब हम सीए फाइनल में भी पढ़ेंगे, बट उसमें कुछ अलग ही डेप्थ है। यहाँ पे एक ब्रॉड व्यू से हम डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे स्टडी मटेरियल में कोर्स कंटेंट कवर्ड है उतना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड, बट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 अमेजिंग है। 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 3। ये सेक्शन 15 किसकी है फ्रेंड? इट इज ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके, तो ये पर्टिकुलर सीजीएसटी एक्ट को बिलोंग करती हुई सेक्शन है। अलग अलग 3 सबसेक्शन हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, उसमें होगा फ्रेंड सबसेक्शन 1, विच इज वैल्यू ऑफ सप्लाई।
हमारी वैल्यू कौन सी होगी सप्लाई की जिसके ऊपर ये हम रेट सप्लाई करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे 15 सबसेक्शन 1 में। बाद में उस पर्टिकुलर वैल्यू में कौन से इंक्लूजन्स होंगे, मतलब वो वैल्यू में कौन से हम एडिशंस करेंगे, कौन से उसमें हम लेटर से एलिमेंट को प्लस 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 करते जाएंगे, उसका हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स सबसेक्शन 2 में, जिसको बोलेंगे इंक्लूजन्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड कोई एलिमेंट को हमको रिडक्शन मतलब लेस भी करना है, उसको हमको रिड्यूस भी करना है, उसको बोलेंगे फ्रेंड्स एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसको बोलेंगे, और जिसके लिए एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स सबसेक्शन 3। एकदम आसान, एकदम सिंपल, एकदम इंटरेस्टिंग। चलो मुझे बता दो फ्रेंड्स, 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 3, बोलो 15(1) क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब हमारे कोई भी सप्लाई की वैल्यू क्या होने वाली है वो कौन डिसाइड करने वाला है? 15 सबसेक्शन 1। उसमें कौन से एडिशन होंगे, कौन से इंक्लूजन होंगे, क्या क्या एलिमेंट उसमें हम ऐड करेंगे, वो कौन डिस्कस करेगा? सबसेक्शन 2। एंड कौन से एलिमेंट्स को रिड्यूस करना है, कौन से पॉइंट्स को हमको लेस करना है, रिडक्शन के तौर पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उसका डिस्कशन हम कहां पे करेंगे? इट वुड बी सबसेक्शन 3। तो लास्ट टाइम बोल दो 1। आपका आवाज नहीं सुना दे रहा है, चलो फटाफट सबसेक्शन 1 वैल्यू ऑफ सप्लाई, बोलो सबसेक्शन 2 इंक्लूजन, सबसेक्शन 3 क्या होगा? एक्सक्लूजन। बोलो क्लियर फ्रेंड्स, डन। आगे बढ़े, हर एक चीज को इन डेप्थ बहुत इंटरेस्टिंगली हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा डिस्कशन होगा सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 1 वैल्यू ऑफ सप्लाई। लॉ ने क्या बोला कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? लॉ ने बोला फ्रेंड्स, 15 सबसेक्शन 1 ने बोला कि स्मिथ तेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई होने वाला है ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो मगज में ये क्वेश्चन आता है कि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या, उसको हम 5-7 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं। बट ये 15 सबसेक्शन 1 हमको एप्लीकेबल होगा, और हमको कब एप्लीकेबल होगा, इसके दो सिचुएशंस और उसके दो क्राइटेरिया, दो कंडीशंस जैसा है, तो हमको पहले डिस्कस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसमें फर्स्ट है, मतलब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू कब होगा? अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऐसा कब? only and only if you are satisfying these two criteria, only and only if you are satisfying these two conditions. Okay, number 1, supplier and recipient are not related। एकदम इंपॉर्टेंट आप समझने का ट्राई करो फ्रेंड। मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत ज्ञान। मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट। फ्रेंड्स जब हम रिलेटेड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंटली, जब हम रिलेटेड नहीं है तभी आपको 15 सबसेक्शन 1 में एंट्री मिलेगी, जिसके हिसाब से आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू? उसको अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है, उसको हम डिस्कशन में लेने वाले हैं और 5-10 मिनट के बाद। ओके, पहले फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट कंडीशन कि सप्लायर में रेसिपिएंट आप जो हम रिलेटेड है, तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं बनी। आप समझ रहे हो? ये सेक्शन में आपको एंट्री मिलने वाली नहीं है जब हम रिलेटेड नहीं है। एंड कंडीशन नंबर 2 एंड क्राइटेरिया नंबर 2 तो हमको ध्यान में रखना है, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। हमारा इकलौता कंसीडरेशन जो रेसिपिएंट सप्लायर को पे करने वाला है, वो सोल कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? प्राइस, मतलब मनी टर्म्स में आपका ये कंसीडरेशन होना चाहिए। तब जाके फ्रेंड्स बहुत ध्यान से, तब जाके हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंटली बरोबर समझने का ट्राई करो। सबसेक्शन 1 वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट ये वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू कब बनेगा? जब हम दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे तब। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्राइटेरिया, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है। जो हम रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलने वाली नहीं है। मतलब इफ वी आर नॉट रिलेटेड, then and only then our value of supply is what friends? Transaction value. And second criteria, second condition that says price is the sole consideration। मतलब जो भी रेसिपिएंट सप्लायर को पे करने वाला है वो खाली प्राइस होना चाहिए, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में आप मुझे पैसा पे करते हो, तब जाके ही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू। बोला आपके मन में क्लियर है? दो कंडीशन सेटिस्फाई करो तब जाके हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपके मन में ऐसे डाउट डेफिनेटली आते होंगे एंड आने ही चाहिए कि सर सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड हो तो क्या, प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो तो क्या? आप समझ रहे हो? डाउट क्या आने चाहिए आपके मन में? जब सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस सोल कंसिडरेशन है, तब हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके मन में ये डाउट होना चाहिए एंड होगा ही, मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड है तो what is our value of supply? Point number 2, if price is not the sole consideration, what is our value of supply? उसका आंसर है फ्रेंड्स हम जिसको डिस्कस करेंगे
सीए फाइनल में, जहां पे रूल नंबर 28 डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 27 डिस्कस करेंगे, इस सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड होंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? बोलो आपका आंसर क्या? सीए फाइनल रूल नंबर 28। जो प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, मतलब रेसिपिएंट जो भी सप्लायर को पे करता है वो प्राइस टर्म्स में नहीं है, वो कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है। आप समझ रहे हो? दैट आल्सो इंक्लूड सम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, सम नॉन मॉनेटरी थिंग्स। तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? इट विल बी रूल नंबर 27, जो हम सीए फाइनल में डिस्कस करेंगे। हम इंटरमीडिएट के ऊपर ये डिस्कशन करेंगे, ये सिचुएशन मतलब ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते होंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट विल बी फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन वैल्यू। समझे फ्रेंड्स? आईसीएआई ने, हमारी मम्मी ने हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अंडरस्टैंडिंग का, बिकॉज कुछ फाइनल के लिए भी तो रखना पड़ेगा ना, बाकी सब कुछ इंटरमीडिएट में पढ़ लेंगे तो फाइनल में करेंगे क्या, है ना? डन। तो फ्रेंड ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करो तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या? ट्रांजैक्शन वैल्यू। दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, जैसे हमने डिस्कस किया, इट वुड बी एज पर रूल नंबर 28, रूल नंबर 27, और जिसको हम डिस्कस करेंगे ये फाइनल में फ्रेंड्स। ओके, चलो दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया। फर्स्ट कंडीशन which says what कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट कैसे होने चाहिए? नॉट रिलेटेड। एंड सेकंड कंडीशन, सेकंड क्राइटेरिया says what कि प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी व्हाट फ्रेंड्स? ट्रांजैक्शन। बोलो क्लियर? डन। शुरू करें। वैल्यू ऑफ सप्लाई, बोलो सेक्शन कौन सी? 50। चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्शन तो याद रहनी ही चाहिए, हमने बहुत बार डिस्कशन इसके ऊपर कर दिया है कि जो मेन सेक्शन है उसको इंटरमीडिएट में याद रखेंगे एंड बहुत सारी फर्दर सेक्शन को हम सीए फाइनल में याद रखेंगे। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सेक्शन ना आती हो ना फ्रेंड्स, तो वो हमारी गुडविल के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपने किन से सीखा ये टॉपिक, किन से ये सारी चीज आपने सीखी है, वो मेरी गुडविल आपको संभालनी है। पता चला? तो मेरा हाई रेकमेंडेशन आपको है कि जो बेसिक सेक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई पता ही होना चाहिए सेक्शन 15 में। पता चला? बोलो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन कौन सी? क्या बैठे हो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलो जोर से। 15। तीन सबसेक्शन में डिस्कस करेंगे, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। बोलो सबसेक्शन 1 says what? Value of supply. Subsection 2 says what? Inclusion. Subsection 3 says what? Exclusion. Okay? Subsection 1 जो हम डिस्कस कर रहे थे, it was telling two conditions that we need to satisfy. First is supply recipient not related, and second is price is the sole consideration. Our value of supply will be what? Transaction value. Clear? रिलेटेड हम दोनों नहीं है, सीए फाइनल। प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, तो भी सीए फाइनल। देन अभी हम अनरिलेटेड है, मतलब रिलेटेड नहीं है। नंबर 2, आपने जो मुझे पे किया है वो सोल कंसीडरेशन, खाली प्राइस है, तो व्हाट इज अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू? व्हाट इज अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई? इज अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? तो अल्टीमेट हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसको डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। व्हाट इज अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है। What is transaction value? The price, जो मनी आप मुझे देने वाले हो, the price actually paid और पेएबल। ऐसा हो सकता है कि मैं वो गुड्स के, वो सर्विसेज का सप्लाई में अभी आपको कर दूं, बट एज ऑफ नाउ आप मुझे कुछ पे नहीं करेंगे, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप उसको मुझे पे करोगे। तो इट इज नॉट नाउ पेड, इट इज पेएबल, फ्यूचर की बात है। तो जो प्राइस आप मुझे पे कर रहे हो, ये जो पेएबल है फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर बोथ, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। कितना आसान। जो प्राइस रेसिपिएंट सप्लायर को पे करता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, दैट बिकम्स व्हाट? अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंड दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू इज व्हाट? अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। होपफुली अब सब कुछ एकदम सीक्वेंस में, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप ये सारी चीज समझ रहे हो। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15, 3 सबसेक्शन बोलते जाओ मेरे साथ। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 इज इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, सबसेक्शन 2 इज इंक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, सबसेक्शन 3 इज एक्सक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन। चलो हमने सबसेक्शन 1 को डिस्कस किया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया हमको सेटिस्फाई करने हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, सप्लाई रेसिपिएंट। बोलो कैसे है? बोलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सप्लाई रेसिपिएंट कैसे है? नॉट रिलेटेड। एंड कंडीशन नंबर 2 के प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? द प्राइस दैट इज एक्चुअली पेड और पेएबल बाय यू टू मी फॉर माय सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिकम व्हाट? अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब जो फ्रेंड्स आप मुझे प्राइस देने वाले हो, वही मेरा क्या बनने वाला है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। एंड वही ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरा क्या बनने वाला है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर, चकाचक, डन। ये तो बहुत आसान था। अभी जो इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर का हार्ट है,
इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज सबसेक्शन 2 वेरियस 5 इंक्लूजन्स जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में करने वाले हैं। कौन से एडिशंस हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में होंगे वो सबसेक्शन 2 कहता है। बोलो कितने एडिशंस है? 5। कौन से 5? एक एक हम डिस्कस करते जाएंगे, बाद में लास्ट में 5 आपको याद होने चाहिए, पर वो याद रह जाएंगे, आप उसकी चिंता ना करो। फर्स्ट होगा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, एनी टैक्स ड्यूटी सेज फीस। लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स? वैल्यू ऑफ सप्लाई में मतलब जो आपने प्राइस मुझे पे की, आपने जो प्राइस मुझे पे की है फॉर माय सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज टू यू, उसमें कोई एलिमेंट हम टैक्स का ऐड करेंगे। बरोबर समझना प्लीज प्लीज प्लीज। उसको मतलब जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जो बेसिक हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो हमारा प्राइस है, जो आपने मुझे पे किया है, उसमें हम टैक्स के पोर्शन को, टैक्स के एलिमेंट को, टैक्स के फैक्टर को ऐड करेंगे। ओके। एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोई भी लॉ, कोई टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस लगाता हो उसको वैल्यू में ऐड करेंगे। बट एक्सेप्ट व्हाट, अदर देन व्हाट, जीएसटी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इट इज अदर देन जीएसटी। पर एकदम लॉजिकल है ना, जीएसटी कंप्यूटेशन करने के लिए मैं जीएसटी को वैल्यू में ऐड करूं तो हमारे जितना बहुत बड़ा, मतलब हमारे जितना पुलिस कोई नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमें जीएसटी ऐड करो। बोलो मगर थोड़ा समझ में आया फ्रेंड्स मैं कह रहा हूं? तो जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स, बहुत ध्यान से, जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स हमको ऐड करना है इन अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस को हम ऐड कर देंगे इन अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट इफ इट इज चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर, सप्लायर जो रेसिपिएंट को अलग से उसको चार्ज करता हो तो उसको आप ऐड कर दो बाय डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक छोटे से एग्जांपल से फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर की क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, हमारे एग्जांपल में ऑलवेज ऐसा रहेगा। ओके, तो आई एम सप्लायर, यू आर माय रेसिपिएंट। फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग, आसान, इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक है। मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट। अब फ्रेंड्स रास्ते के ऊपर आ गए थे, समझो ना, सिचुएशन ऐसी आई कि आप रास्ते पे आ गए, ना आपके पास घर, ना आपके पास अपना एक्टिवा, ना आपके पास कुछ भी नहीं था, आप रास्ते पे आ गए। आप मेरे पास आते हो कि सर रहने के लिए एक घर मिलेगा? तो हाँ हाँ खुशी खुशी मिलेगा, आप कोई चिंता ना करो। आपने बोला सर कितना रेंट रहेगा? मैंने बोला रेंट रहेगा 1 लाख रुपीज का। आपने बोला सर थैंक यू सो मच। आपने बोला सर अभी तो कुछ पे करने के लिए नहीं है और फ्यूचर में आपको पे कर देंगे, चलेगा? तो मुझे आपके ऊपर मुझसे ज्यादा ट्रस्ट है, आप मुझे फ्यूचर में पे कर दोगे, जब भी आप जॉब करोगे, जो भी प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी कमाओगे, बाद में आप मुझे पे कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, but the price is not actually paid now, price will be payable। मैं उस एग्जांपल के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, समझ में आया ना फ्रेंड्स आपको? एक्चुअली नाउ यू आर नॉट मेकिंग अ सिंगल रुपी ऑफ पेमेंट टू मी, अभी मेरा रेंट अक्रू होगा, अब बाद में मुझे पे कर देना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको रेंट चार्ज करूंगा 1 लाख रुपए का। फ्रेंड्स देखो ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो बात है, तो मैंने आपको ऐसा बोला कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट रहेगा 1 लाख रुपए, समझो पर एनम, कोई चिंता नहीं। और उसके साथ उसका म्यूनिसिपल टैक्स लगता है, वो आप बेयर करोगे, मैं नहीं बेयर करूंगा। एक्चुअली जनरली ओनर पे करता होगा, बट मैंने आपको ऐसा रिक्वेस्ट किया कि रेंट प्लस उसका जो भी म्यूनिसिपल टैक्स होगा वो आपको बेयर करना होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। आपने बोला ठीक है सब म्यूनिसिपल टैक्स भी बेयर कर देंगे, अभी रेंट पे दे दो ना घर, बात का बाद में देखेंगे, मुझे आपके ऊपर विश्वास था। तो 8,000 रुपीज का मैंने आपको चार्ज किया म्यूनिसिपल टैक्स। 1 लाख रुपए का तो रेंट आपको चार्ज कर ही रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 लाख रुपए का तो रेंट आपको चार्ज कर ही रहा हूँ, उसके एडिशन में मैं आपको 8,000 रुपीज का म्यूनिसिपल टैक्स भी चार्ज करूंगा। टोटल हो गया मेरा 1,08,000 ऑफ रुपीज। व्हाट इज अवर टोटल? इज रुपीज 1,08,000। अभी फ्रेंड्स जीएसटी कौन से वैल्यू के ऊपर लगेगा, मतलब हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? जीएसटी तो फ्रेंड्स रेट इज, सपोज एग्जांपल के तौर पे कुछ भी होगा नहीं होगा, आपको हमारे कोर्स में रेट्स नहीं है, तो कौन सी सर्विस के ऊपर कौन सा रेट लगेगा, कौन से गुड्स के ऊपर कौन सा रेट होगा, वो हमारे कोर्स में नहीं है। भगवान ने हमको बचा लिया फ्रेंड्स। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? बोलो क्या ख्याल है फ्रेंड्स आपका? हमारा फर्स्ट इंक्लूजन सेक्शन बताओ, 15 सबसेक्शन 2, हमारा फर्स्ट इंक्लूजन क्या कहता है? एनी टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस।
अदर देन जीएसटी। ध्यान है ना फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे ध्यान दे दो, एनी टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ध्यान देना। कोई भी टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस और अदर चार्जेस which is levied under any law for time being in force but other than what जीएसटी। जीएसटी को हमको ऐड नहीं करना है, जीएसटी we need not to add, बट उसके अलावा कोई भी टैक्स, उसके अलावा कोई भी टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस चार्जेस which is levied by any other law for time being in force which is separately charged by supplier to recipient, सॉरी फ्रेंड, उसको हम वैल्यू में ऐड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। बोलो आपका दिल क्या कहता है, यहाँ पे मैं कौन से अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करूं? एकदम आसान, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 1 लाख तो 1,08,000। बोलो क्या कहता है दिल आपका, 1 लाख के 1,08,000 क्या कहता है फ्रेंड्स? दिल क्या कहता है, बता दो फटाफट, क्या ख्याल आ रहा है, मन दिल क्या कहता है? फ्रेंड्स ये गूगली बॉल था, हमने एग्जम्पशन चैप्टर में डिस्कस किया था। यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल होगा एंड आपका पर्पस भी रेसिडेंशियल होगा। जो यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल होगा, आपका पर्पस भी रेसिडेंशियल होगा, तो ये सर्विस को तो एग्जाम्पशन मिला हुआ है, इज एग्जाम्प्ट, इसके ऊपर कोई जीएसटी बीएसटी लगता नहीं है। जीएसटी लगता ही ना हो तो क्या 1,08,000 1,08,000 क्वेश्चन ही नहीं आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझे, गूगली बॉल था, पता नहीं कितने लोग आउट हो गए, कितने लोगों ने छक्का मारा, भगवान जाने, बट फ्रेंड्स पता तो चला ना गूगली बॉल था। फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कब ढूंढना है, तो जीएसटी लगता हो, जीएसटी लगता हो तो रेट सोचने का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कशन करने का, तो सर्विस ही एग्जम्प्ट हो तो क्या वैल्यू पता चला। तो फ्रेंड्स यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल, पर्पस भी रेसिडेंशियल, जिसको हम बोलेंगे आरआर। यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल, पर्पस भी रेसिडेंशियल, इट इज एब्सोल्युटली एग्जैम्प्ट। एक सिंगल रुपए का जीएसटी उसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल रुपए का जीएसटी ही ना हो तो क्या वैल्यू, क्या रेट, कोई माथाकूट नहीं। बट सेम क्वेश्चन तो फ्रेंड्स कमर्शियल प्रॉपर्टी का पता चला। मैं चैप्टर्स को मिक्स क्यों कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत 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 जरूरी है कि आप जीएसटी हो कि इनकम टैक्स आप साइमल्टेनियसली क्यूमुलेटिवली पढ़ो। पता चला, जैसे हमने इनकम टैक्स में डिस्कस किया था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसमें सारे हेड्स को टोटल, मतलब सारे हेड्स का उसमें अक्यूमुलेशन होगा, सारे हेड्स के थोड़े 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 कोई ना कोई प्रोविजन कनेक्ट होते होंगे, बाद में उसमें डिडक्शन ने, क्लबिंग ने, सेट ऑफ ने, ये सारे प्रोविजंस को जैसे मिक्स करके पढ़ते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स प्रैक्टिकल लाइफ में आइसोलेटेड नहीं होता कि खाली सैलरी, खाली हाउस प्रॉपर्टी, खाली पीजीबीपी, खाली डिडक्शन। इट इज नॉट लाइक दैट। एक ही एसएससी के पास सारे हेड्स में से इनकम होगी, डिडक्शन होगा, क्लबिंग होगा, सेट ऑफ होगा, रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, एडवांस टैक्स होगा, टीडीएस होगा। सिमिलरली जब जीएसटी की बात आएगी, खाली एक चैप्टर नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई, हमको तो जीएसटी पढ़ना है। जीएसटी पढ़ने के लिए एग्जम्पशन भी इतना जरूरी है, सप्लाई भी इतना जरूरी है, आईटीसी भी इतना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन भी इतना जरूरी है, टैक्स इनवॉइस भी जरूरी है, ई बिल भी जरूरी है, पेमेंट भी जरूरी है। आप समझ रहे हो? तो छोटी छोटी चीजों को मिक्स करता रहूंगा जिससे माइंड आपका फास्ट डेवलप होना शुरू हो जाए टुवर्ड्स लर्निंग जीएसटी एंड नॉट आइसोलेटेड वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन। अभी फ्रेंड्स कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अभी आपको पता ही है फ्रेंड्स, जब कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात आएगी, एग्जम्प्ट क्या है, रेसिडेंशियल यूनिट जब रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करेंगे तो एग्जम्प्ट है। थोड़ा बहुत कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट तो टैक्सेबल है, मतलब मेरी ऑफिस मैं आपको रेंट पे दूं तो फ्रेंड्स वो रेंट जो आप मुझे पे करोगे वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल। चलो चेक करते हैं। अभी सेम चीज, सेम एग्जांपल, अब देखो डेटा मैंने चेंज नहीं किया, खाली फोटोग्राफ चेंज किया। पहले घर था, अभी क्या आ चुका है, ऑफिस। डन। चलो फ्रेंड्स, मैंने आपको रेंट चार्ज किया 1 लाख रुपए का, तो उसके साथ म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज किया 8,000 रुपीज का। व्हाट टोटल आई एम चार्जिंग टू इज फ्रेंड्स रुपीज 1,08,000। बोलो कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लेवी होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 2, मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? बोलो बोलो वर्ड्स बोलो। टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस और एनी अदर चार्जेस व्हिच इज लेविड बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बेइंग इन फोर्स, उसको हम वैल्यू में ऐड कर देंगे। अदर देन जीएसटी, फ्रेंड्स टैक्स में अदर देन जीएसटी, उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। एक बार वापस 5 वर्ड बोल दो। टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस लेविड बाय एनी लॉ अदर देन जीएसटी, उसको वैल्यू में ऐड करने वाले हैं एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। सिंपल वर्ड्स में जब यहाँ पे बात आएगी फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए को 1 लाख रुपए का रेंट है, 8,000 रुपीज का म्यूनिसिपल टैक्स है, हमारा टोटल हो गया रुपीज 1,08,000। बोलो फ्रेंड्स कौन सी वैल्यू होगी जिसके ऊपर हम टैक्स लेवी करेंगे? हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पे जीएसटी पूछा है, बट
हम पहले कंप्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, बोलो ये म्युनिसिपल टैक्स क्या है, टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस लेविड बाय एनी अदर लॉ, लेविड बाय एनी अदर लॉ एक्सेप्ट जीएसटी, लेविड बाय एनी लॉ एक्सेप्ट जीएसटी। तो उसको हम वैल्यू में ऐड कर देंगे बाय डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मीनिंग देयर बाय हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, नॉट रुपीज 1 लाख, इट विल बी 1,08,000 एंड वो भी टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस व्हिच इज चार्ज्ड बाय, व्हिच इज सेपरेटली चार्ज्ड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट। उसको स्पेसिफिकली वैल्यू में ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, इसको सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। बोलो क्लियर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मजबूत चकाचक। चलो 1,08,000 हमारे टैक्स के बाद की वैल्यू है, तो इसको यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। शायद आपके मन में ऐसा डाउट होगा, ये डबल टैक्सेशन नहीं हुआ, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर जीएसटी। तो सम एक्सटेंट ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, आपके मन का जो भी डाउट है, जो भी डायलेमा है, तो सम एक्सटेंट परफेक्ट है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। बट आप सोचो जो ऐसा नहीं किया ना, समझो जो ऐसा लॉ ने नहीं किया ना, तो लोग क्या उसका बहुत बड़ा लूपहोल निकाल देंगे आपको। सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी टैक्स ड्यूटी फीस जो अदर लॉ चार्ज करता हो उसको वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे और उसको वैल्यू में से एक्सक्लूड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे लो ऐसा कहता हो, तो मैं क्या करूं फ्रेंड्स बताएं, रेंट 1 रुपए का, बाकी तो मैंने आपको म्युनिसिपल टैक्स चार्ज किया है। अभी कौन देखने जाएगा कितना म्युनिसिपल टैक्स उसमें से मैंने पे किया, जरूरी थोड़ी है जितना मैं पे कर रहा हूँ उतना ही आपसे चार्ज करूं। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा लूपहोल निकाल देते हैं, 1 रुपए का रेंट है, बाकी तो 179,999 तो म्युनिसिपल टैक्स है व्हिच इज चार्ज्ड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट। मतलब क्या हुआ, मैं टोटल तो आपको चार्ज कर रहा हूँ कितना, 1,80,000 ओनली, बट रेंट 1 रुपए का है, म्युनिसिपल टैक्स 179,999 का है। ये बहुत बड़ा लूपहोल लोग ना ढूंढ ले एंड बहुत सारा टैक्स अवॉइडेंस ना करे, उस इंटेंशन से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि शायद ऐसा हो सकता है, आपको शायद ऐसी दिक्कत आ सकती है कि सर सम एक्सटेंट डबल टैक्सेशन हुआ, बट रेसिपिएंट होगा, बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस अवेल करता होगा, आईटीसी भी तो क्लेम करने वाला है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और जो इसको इंक्लूड नहीं किया तो जीएसटी का सत्यानाश हो जाएगा, बेचारे गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू बचेगा ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो, उस इंटेंशन से शायद थोड़ी दिक्कत एसएससी को, टैक्सेबल पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को आ सकती है, बट वो थोड़ा मैनेजेबल है। पूरा जीएसटी ही ना आए गवर्नमेंट के पास, लोग लूपहोल निकाल दे, ऐसा गवर्नमेंट कभी भी विश नहीं करेगी फ्रेंड्स। ओके, हमारा सबसेक्शन 2 फर्स्ट इंक्लूजन क्या कहता है, 5 वर्ड बोल दो, बोलो टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 वर्ड बोलने पड़े, चलो 1 2 3 गो। टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस लेविड बाय एनी लॉ अदर देन जीएसटी, उसको वैल्यू में ऐड करने वाले हैं। डन। चलो फ्रेंड्स, छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए, फटाफट आप एक बार पहले खुद से सोच लो, 1 मिनट वीडियो पॉज करके, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बट 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोच लो कि ये इंक्लूजन होंगे कि नहीं होंगे। छोटी सी एक्सरसाइज डेवलप करने का मैंने ट्राई किया है कि ये इंक्लूजन होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे जरा पढ़ के बता दो फ्रेंड्स। ओके, मैं अभी आप वीडियो पॉज कर लो एंड ये सोच लो फ्रेंड्स एक बार। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सॉल्व कर दिया ना फ्रेंड्स खुद से आपने। म्युनिसिपल टैक्स बोलो ऐड करो कि ना करो, एब्सोल्युटली यस, उसको वैल्यू में ऐड करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। एक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली यस। तो एक्सेस तो निकल चुका है, जीएसटी आ चुका है, चिंता ना करो, अभी भी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स है हमारे मॉड्यूल में भी है, अभी भी ऐसी कोई बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर एक्साइज लगता है। ओके, सीजीएसटी बोलो ऐड करो, एब्सोल्युटली ना। एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ऐड करो, एब्सोल्युटली ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में हो सकता है, इट इज फ्रेंड्स जीएसटी कंपेंसेशन सेज, उसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो भी कौन से एक्ट से लेवी होगा, जीएसटी वन का पूरा एक्ट है, जीएसटी कंपेंसेशन सेज एक्ट, बट वो भी जीएसटी का पार्ट है, तो बट उसको भी वैल्यू में ऐड करते नहीं। इतना क्लियर, मतलब जीएसटी के अलावा जो भी टैक्सेस होंगे, म्युनिसिपल टैक्स, एक्साइज है, उसको वैल्यू में ऐड करने वाले हैं। इतना सिंपल सा हमारा डिस्कशन। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको बताया, तो अभी भी थोड़ी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर एक्साइज लगता है। चेक करो के साथ, सेंट्रल एक्साइज लगेगा एक ऐसी चीज के ऊपर जिसको हम दूर तक देखेंगे भी नहीं, कंजम्पशन की तो बात है ही नहीं, वो तो भूल जाओ, सपने में भी नहीं लाना है, और दूर तक दिखना भी नहीं है, ऐसी चीज है टॉबैको। स्टेट एक्साइज लगता है फ्रेंड्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, मतलब ये जो ना खाने पीने की चीज वस्तु है, जो हम दूर तक उसको देखेंगे भी नहीं, ऐसे प्रॉमिस ऑलरेडी मैंने आपसे ले लिया फ्रेंड्स अभी एज ऑफ नाउ। ओके, तो फ्रेंड्स ये चीज के ऊपर अभी भी एक्साइज लगता है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, वेदर एक्सेस ड्यूटी शैल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। बोलो किस चीज के ऊपर एक्साइज लगता है, तब इसको हम सप्लाई करेंगे तब जीएसटी भी लगेगा, तो क्या एक्साइज पोर्शन को और एक्साइज ड्यूटी को ऐड करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई?
एब्सोल्युटली यस, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, बोलो 5 वर्ड, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस और एनी अदर चार्जेस व्हिच इज लेविड बाय एनी लॉ बट एक्सेप्ट जीएसटी, उसको वैल्यू में डेफिनेटली बेसिस के ऊपर ऐड करने वाले हैं। बोलो क्लियर है फ्रेंड्स, चकाचक रेडी। चलो फर्स्ट एलिमेंट हमारा था जो हमने डिस्कस किया, इट वाज इन रिलेशन टू tax, duty, sales fees, any other charges which is levied by any law except GST if it is charged separately by supplier to recipient। अभी आपके मन में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, सर सेपरेटली चार्ज ना करे तो फ्रेंड एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे ऑफिस का रेंट कितना है 2 लाख रुपए, आपने बोला सर म्यूनिसिपल टैक्स क्या, मतलब वो सब आप भूल जाओ ना, इसमें सब कुछ आए तो ऑटोमेटिकली रेंट ही मेरा 2 लाख रुपए का है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो पोर्शन ऐड हो ही चुका है। आप समझे, जो मैं एडिशनली उसको चार्ज करता हूँ तो भी ऐड करने की बात है। एग्जांपल के तौर पर रेंट 2 लाख रुपए का था, प्लस मैं आपको म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज करूंगा एग्जांपल के तौर पर 40,000 रुपीज, तो भी आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा। ये 240 विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट, जीएसटी। ये हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन, रेडी। चलो आगे देखो, नंबर 2 सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 इज अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत बातें बहुत इंपॉर्टेंट है मगर में फिट करते चलो। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 इट इज अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, दो क्राइटेरिया, दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने होंगे। सप्लाई रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। व्हाट इज अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारा क्या होने वाला है, इट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ। उसमें कुछ एडिशंस करने हैं एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, उसमें 5 एडिशंस होंगे। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में भी 5 पॉइंट, टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस व्हिच इज लेविड बाय एनी लॉ एक्सेप्ट जीएसटी इज चार्ज्ड सेपरेटली बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट। ओके, नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग, any amount that supplier is liable to pay in relation to such supply। बहुत इंटरेस्टिंग है, अरे गजब गजब, खुश हो जाओगे। but which has been incurred by recipient of supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or service or both। क्या है ये सर, क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, उसको फ्रेंड्स हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत 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 अच्छी क्लैरिटी आपके मन में बिल्ड हो जाएगी। अभी समझते हैं, आपको पता ही है विराट अनुष्का की न्यूज आप तक पहुंच चुके होंगे, उसके बाद के ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है बट सीक्रेट है, खाली हमको पता है। तो फ्रेंड्स पता चल गया ना आपको जो मैं कहना चाहता हूँ। इनका बेबी शावर का फंक्शन था, बेबी शावर के फंक्शन के लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज ए इवेंट मैनेजर कि बेबी शावर का जो जो भी फंक्शन है वो मैं इनके लिए करूंगा। ओके चलो मुझे बताओ, बेबी शावर के एक मिनट, बेबी शावर का फंक्शन मैं उनके लिए करूंगा, तो ये रहा स्मिथ एंड ये रहे वो लोग। ओके बोलो स्मिथ इनके लिए कौन बने, दीपू एंड रणवीर के लिए स्मिथ कौन बनेगा, सप्लायर के रेसिपिएंट, ऑब्वियसली आई एम सप्लायर बिकॉज मैं उनके लिए इवेंट पूरी कर रहा हूँ, इवेंट मैनेजमेंट मैं करूंगा। वो कौन बने फ्रेंड्स, रेसिपिएंट। उन्होंने मुझे बोला स्मिथ तू कितने पैसे लेगा, मैं बोला तुमसे क्या लेने का, पैसे में तो क्या लेने का। उन्होंने बोला ना ना तो भी कुछ एक अमाउंट तो बता, मैं बोला ठीक है 100 करोड़ रखते हैं। ओके उन्होंने बोला क्या क्या आएगा 100 करोड़ में, बोलो 100 करोड़ में 3 चीज आएगी, फर्स्ट होगा फूड, सेकंड होगा म्यूजिक, थर्ड होगा डांस। पूरी जवाबदारी मेरी, चकाचक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड होगा, आहा सीधा हो जाओगे, ऐसा म्यूजिक होगा एंड अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस हम करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, कौन कौन इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा, उन्होंने बोला देखो फूड ये रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड लाऊंगा, म्यूजिक में हम श्रेया घोषाल को बुला देंगे फिर एंड ऋतिक रोशन को बुला देंगे फॉर द पर्पस ऑफ डांस। ओके तो फ्रेंड्स पूरा प्रोग्राम ऐसे नक्की हुआ था कि फूड, सिंगिंग का पूरा, म्यूजिक का जो भी पूरा माहौल बनाना है एंड डांस है, पूरे इवेंट मैनेजमेंट मैं ही करने वाला हूँ उनके बेबी शावर के फंक्शन में। अभी आपको मैं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बता दूँ। ओके मैं आपको मेरा प्रॉफिट डिस्क्लोज कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स फूड के लिए मैं पे करने वाला था 20 करोड़, म्यूजिक के लिए श्रेया घर की है फ्रेंड तो वो कुछ खास लेने वाली नहीं थी, वो लेने वाली थी 2 करोड़। जनरली उसकी मार्केट प्राइस है बहुत ज्यादा बट वो हमारा थोड़ा तो ये 2 करोड़ में उसको चार्ज करना, वो मुझे चार्ज करने वाली थी सॉरी। एंड फ्रेंड्स डांस के लिए मैं पे करने वाला था 3 करोड़, ऋतिक रोशन भी मेरी बातें मानता है। ओके तो टोटल अल्टीमेटली जो मुझे पे करना था इट वाज फ्रेंड्स 25 करोड़ ऑफ रुपीज एंड 75 करोड़ वाज माय प्रॉफिट। समझे फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सा आसान सा सवाल। ये 20 करोड़ रुपीज फूड के लिए मैं पे करूंगा, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू पे,
फॉर दी पर्पज ऑफ फूड सप्लाईज श्रेया को भी मैं पे करूंगा 2 करोड़ रुपए एंड डांस के लिए ऋतिक रोशन को भी मैं 25 करोड़ रुपीज पे करने वाला हूँ। ये हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे बीच का पूरा अग्रीमेंट है फ्रेंड्स। ओके, अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, बेबी शावर का फंक्शन शुरू हुआ। एकदम ध्यान देना फ्रेंड्स, बेबी शावर का फंक्शन शुरू हुआ। फंक्शन में ध्यान देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको, आप एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान दो। ओके, अभी बेबी शावर का फंक्शन शुरू हुआ। फर्स्ट पहले से हमने फूड को सर्व करने का स्टार्ट कर दिया था, बहुत अच्छा फूड का पूरा प्रोग्राम चल रहा था फ्रेंड्स। अलग 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 वैरायटी के फूड थे, 20 करोड़ रुपए का फूड मंगवाया था फ्रेंड्स। देखो कितना कितना कॉस्टली फूड हमने परचेज किया था, मतलब इट वाज माय सर्विसेज, ऑब्वियसली इट हैज टू बी बेस्ट। श्रेया घोषाल ने बहुत जबरदस्त गाने गाए, क्योंकि आहा क्या उसने गाने गाए, अभी भी मेरे मन में वो गाने चल रहे हैं। एंड ऋतिक रोशन डांस करने वाला था, उसने भी जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया। एनर्जेटिक पर्सन, आपको पता ही है, गजब डांस करता है। ओके फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ। श्रेया खाना खा रही थी, ऋतिक रोशन खाना खा रहा था, मैंने भी डिश ले ली फ्रेंड्स, हम सब साथ में खाना खा रहे थे। अभी श्रेया घोषाल को अचानक से फोन आया, ए.आर. रहमान का फोन है कि उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए फटाफट मुंबई पहुंचना पड़ेगा। मुंबई में पूरा फंक्शन था, बट ये हम समझो ना सांता क्रूज से, तो उनको साउथ मुंबई को जगह पे ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग के लिए श्रेया को जाना था। तो श्रेया ने बोला कि स्मिथ मैं निकलूं, तो हाँ पगली तेरा काम तो खत्म हो चुका है, खाना भी तूने खा लिया, तो तू निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फूड के लिए मैं 20 करोड़ पे करने वाला था। श्रेया को कितने नक्की हुए थे फ्रेंड्स पैसे, 2 करोड़ पे करने वाला था। एंड ऋतिक रोशन को मैं 3 करोड़ पे करने वाला था। ऐसा हमारा पूरा प्रोग्राम था। श्रेया ने मुझे पूछा कि इसमें ए.आर. रहमान का फोन आया है, मैं जरा निकलूं? तू निकल पकड़ी, निकल, कोई चिंता नहीं। उसने दूसरी बार पूछा, स्मिथ मैं निकलूं? उसने बोला हाँ। मैंने बोला निकल, उसमें क्या चिंता कर रही है? उसने बोला स्मिथ मैं निकलूं, फंक्शन से मैं निकलूं? बोला निकल पगली, 3 दिन बाद क्यों पूछ रही है, हम पढ़ थोड़ी रहे थे, रिविजन करवा दो तुझे, निकल चल फटाफट। उसने बोला स्मितिया 2 करोड़ रुपए तो दे। मैंने बोला हाँ नहीं 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मैंने वॉलेट चेक किया, बाप रे बाप, वॉलेट तो नहीं था, थे तो उसमें कुछ खास पैसे नहीं थे, बिकॉज ये 100 करोड़ मुझे तो लेने बाकी ही थे दीपू से। आप समझ रहे फ्रेंड, पूरे पूरे पैसे मैंने तो अब तक लिए ही नहीं थे। ओके, तो दीपू ने मुझे देख लिया कि इसमें थोड़ा ऐसा कुछ सोच में है कि पैसे कहाँ से अरेंज करेगा, वो मेरी फीलिंग्स इजीली समझ सकती है। तो उसने मुझे बुलाया, इसमें यहाँ पे आ। उसने बोला क्या तकलीफ है? मैंने बोला तकलीफ तो कुछ खास नहीं है, पर श्रेया को निकलना है, 2 करोड़ रुपए मांग रही है। उसने बोला एक मिनट मैं तुझे दे देती हूँ, तू चिंता ना कर, 100 करोड़ रुपए तो पे करना ही था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ रुपए का ही हुआ था, पर हमको 2 करोड़ रुपए श्रेया को देने थे। तो उसने मुझे, समझना केयरफुली फ्रेंड, उसने मुझे 2 करोड़ दिए और उसने डायरेक्टली श्रेया को 2 करोड़ दे दिए। अब तो मतलब बरोबर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, उसने डायरेक्टली श्रेया को 2 करोड़ रुपए दे दिए। चलो फ्रेंड्स, अभी 2 करोड़ रुपए श्रेया को मिल चुके हैं। अभी स्मिथ रणबीर एंड दीपू को कितना पैसा चार्ज करेगा? ऑब्वियसली 98 करोड़, बिकॉज 2 करोड़ तो रणबीर दीपू ने किसको पे कर दिया है? श्रेया को। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से आपका फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स स्मिथ कौन है? सप्लायर के रेसिपिएंट, ऑब्वियसली आई एम सप्लायर। ओके, दीपू रणबीर कौन है? ऑब्वियसली दे आर रेसिपिएंट। ओके, श्रेया कौन बनी? एग्जांपल के तौर पे थर्ड पर्सन। तो बोलो रणबीर दीपू ने किसको पैसे दिए? रणबीर दीपू ने 2 करोड़ रुपए किसको दे दिए? 2 करोड़ रुपए दे दिए श्रेया को। किसकी लायबिलिटी थी पे करने की? सर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी लायबिलिटी थी पे करने की। इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेकिंग पेमेंट टू श्रेया। बोलो मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी क्या नहीं थी? हाँ मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी, मैं अभी भी मान रहा हूँ। इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी ऑफ 2 करोड़ टू पे टू श्रेया। ओके फ्रेंड्स, मुझे ही पे करने थे श्रेया को 2 करोड़, बट ड्यू टू मेरे पास कोई रीजन से पैसे नहीं अवेलेबल थे, तो मैंने मेरे रेसिपिएंट को बोला कि आप मुझे दो, मैं उसको दो। एक काम करो, आप ही उनको डायरेक्टली दे दो। आप समझ रहे हो, आप भी उनको डायरेक्टली दे दो। तो रणबीर दीपू ने 2 करोड़ रुपए वहां पे फंक्शन में ही 2 करोड़ रुपए श्रेया को दे दिया। फाइनली मुझे कितने मिलेंगे? 98 करोड़ रुपए। आप बरोबर समझना, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू पे टू श्रेया, व्हिच इज डिस्पोज्ड बाय हुम? रणबीर एंड दीपू। क्लियर? इतना ट्रांजैक्शन मगज में क्लियर? ओके, उसको अभी मैं थोड़ी लॉ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूं। लायबिलिटी ऑफ सप्लायर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत 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 ध्यान से, लायबिलिटी ऑफ सप्लायर टू थर्ड पर्सन। लायबिलिटी मेरी थी, बट किसके टूवर्ड्स थी? थर्ड पर्सन के टूवर्ड्स थी, व्हिच इज डिस्पोज्ड बाय हुम? रेसिपिएंट। बरोबर, एग्जैक्ट मगज में सेट हो रहा है। इट वाज माय लायबिलिटी टू पे टू थर्ड पर्सन, व्हिच इज डिस्पोज्ड बाय हुम? रेसिपिएंट, व्हिच इज रणबीर एंड दीपू। तो मैं फाइनली जो बिल चार्ज करूंगा और जो मुझे पैसे मिलेंगे वो तो 98 करोड़ मिलने वाले हैं। What would be our value of supply? तो कितना होने वाला है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई? It would be 98 करोड़, it would be 100 करोड़, it would be 2 करोड़। तो पता चला मैं जो इनवॉइस बनाऊंगा रणबीर एंड दीपू के ऊपर, वो कौन सी अमाउंट का होने वाला है? वो 98 करोड़ का होगा कि 100 करोड़ का होगा कि 2 करोड़ का होगा?
समझ गए फ्रेंड्स, एग्जैक्ट पॉइंट को समझ गए जो मैं कह रहा हूँ. इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेमेंट टू श्रेया व्हिच इज डिस्पोज्ड बाय रेसिपिएंट व्हिच इज रणबीर एंड दीपू. तो फ्रेंड्स हमारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो कितना होगा 98 के 100. और जरा चेक कर क्या गजब लेंगे वो. एनी अमाउंट, मैं आपको यहाँ पे वापस एक बार लिख दूं. स्मिथ यहाँ पे कौन बनेगा, सप्लायर. रणवीर एंड दीपू कौन बनेंगे, रेसिपिएंट. एंड फ्रेंड्स श्रेया यहाँ पे कौन बनेगी, हमारी लैंग्वेज में थर्ड पर्सन. इतना हमको मगज में ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, क्लियर आपके मन में. एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे. बोलो मेरी लायबिलिटी थी क्या नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था कि रेसिपिएंट ने किया था. ऑब्वियसली मैंने किया था, मैंने श्रेया को अपॉइंट किया था कि श्रेया तो आके गाना गाने वाली है ये बेबी शावर के फंक्शन में. तो एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई. सप्लाई मैं करने वाला था, उसके लिए इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी ऑफ 2 करोड़ टू पे टू श्रेया. श्रेया को पे करने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी थी. अब अग्री करेंगे. बट which has been incurred by recipient of the supply. जो एक्चुअली कौन पे करता है, रेसिपिएंट पे करता है. 2 करोड़ रुपए रणबीर दीपू ने पे किए श्रेया को बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, मैं रिपीट करना चाहूंगा. फर्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई, मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी. बोलो मानते हो. हाँ. नंबर 2, बट विच हैज बीन इंकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. किसने इंकर किया, किसने पैसे दिए, रेसिपिएंट ने पैसे दिए बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे. एंड which is not included in the price actually paid or payable for the goods or service or both. अभी फ्रेंड्स मुझे फाइनली कितने पैसे मिलेंगे आप बता दो. वापस मुझे 100 करोड़ मिलने वाला है? एब्सोल्युटली ना. मुझे तो 98 करोड़ रुपए ही मिलेंगे ना. 2 करोड़ रुपए जो मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी वो रेसिपिएंट ने पे कर दिया, तो मुझे कितने पैसे मिले, ऑब्वियसली 98 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं. तो मुझे फाइनली कितना मिलेगा, 98. डन. तो वापस पैराग्राफ पढ़ूंगा आपके लिए, बहुत इजी हो. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करो. एनी अमाउंट that supplier is liable to pay in relation to such supply. It was my responsibility to pay to Shreya, but which has been incurred by recipient of supply. Ultimately पहले पैसे किसने दे दिए, रेसिपिएंट ने दे दिए. And which is not included in the price actually paid or payable for the goods or service or both. मतलब वो फाइनली जो मुझे पे करेंगे वो 98 करोड़ रुपीस होंगे. तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा. सेकंड पॉइंट ऐसा कहता है, जो भी पेमेंट सप्लायर ने, जो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो रेसिपिएंट ने पे ऑफ कर दिया. आप समझ रहे हो. तो भी सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो रेसिपिएंट ने पे कर दिया. एंड वो प्राइस को तो अपने वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको आप ऐड करो. ध्यान से उसको आप ऐड करो फॉर दी कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पे ऐसा सीखना पड़ेगा. यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल इज 98 करोड़. 98 करोड़ तो रेसिपिएंट मुझे पे करने ही वाले हैं. इन एडिशन टू दैट ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो मेरी थी बीइंग सप्लायर, तो रेसिपिएंट उसको पे ऑफ करता हो, उसको वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. रेसिपिएंट ने मेरे भी आपको पे किया था थर्ड पर्सन को 2 करोड़. अल्टीमेटली हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, एब्सोल्युटली 100 करोड़. 100 करोड़ के ऊपर यहाँ पे आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है. तो क्लियर है. एक और एग्जांपल आपके ये कंसेप्ट को और मजबूत करेगा. फ्रेंड्स नौकार से आपको 2 चीजें रिसीव होगी. एक होगा लेक्चर्स एंड सेकंड होने वाला है फ्रेंड्स मटेरियल. लेक्चर्स फिजिकल भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं. एंड मटेरियल होगा वो सपोज फिजिकल होगा. बुक फॉर्म में आपको ये मटेरियल मिलने वाला है. ई मटेरियल एग्जाम्पल के तौर पे आपको एज अ एड ऑन मिलेगा, बट फिजिकल मटेरियल तो मिलेगा फॉर श्योर. नौका ने आपको इसके लिए चार्ज किया एग्जाम्पल के तौर पे ₹20,000. हमारी फीस है ₹20,000, जिसमें आपके लेक्चर्स भी आ गए फ्रेंड्स एंड प्लस साथ में फिजिकल बुक मतलब प्रिंटेड बुक भी वहां पे अवेलेबल हो गई. फ्रेंड्स नौकार ने क्या बोला पता है आपको. फ्रेंड्स आपको पता ही है देयर इज नो कंसेप्ट लाइक नौकार प्रिंटिंग प्रेस. नौकर के पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है. हमको जो भी बुक बनानी पड़ेगी और जो भी हमको बुक का प्रिंटिंग करवाना है वो आउटसोर्स एक एजेंसी है जो हमको बुक प्रोवाइड कर देगी. जो जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, हमको 500 बुक चाहिए, हमको 2000 बुक चाहिए, हमको 5 लाख बुक चाहिए, वो 5 लाख बुक प्रिंट करके नौकर को वो प्रोवाइड कर देंगे. हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स ऑलवेज. अभी देखो क्या हुआ. नौकर ने आपको ऐसा बोला कि देखो 20,000 हमारी फीस है, जिसमें लेक्चर्स भी है प्लस साथ साथ में मटेरियल भी है. ओके, बट आप एक काम करो, मटेरियल के लिए आप है ना, मटेरियल के लिए आप डायरेक्टली हमारी जो एजेंसी है ना, प्रिंटिंग एजेंसी है, उसको ही आप डायरेक्टली पे कर दो. एग्जांपल के तौर पे 2000 रुपीज मटेरियल के थे, तो काम करो आप डायरेक्टली उनको ही पे कर दो. एक्चुअली नौकार वाज लायबल टू पे.
आप समझ रहे हो? नौकर ने क्या बोला 20,000 रुपीज हमारी फीस, इसमें फिजिकल लेक्चर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स जो भी आपने ऑप्ट किया होगा वो आपको मिलेंगे, प्लस उसके साथ आपको मटेरियल भी बुक फॉर्म में अवेलेबल होगा। बट नौकर ने क्या बोला, एक काम करो 2,000 रुपये आप एजेंसी को दे दो, 18,000 रुपये हमको दे दो एज ए लेक्चर्स। तो कौन से अमाउंट के ऊपर यहाँ पे हमारा जीएसटी इम्पोज होगा? व्हाट विल बी अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई? आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होगा? अभी आप समझो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 लोग होंगे, एक होगा नौकर, फ्रेंड्स सेकंड होने वाला है स्टूडेंट्स, एंड थर्ड होने वाली है हमारी प्रिंटिंग एजेंसी जो हमारे लिए प्रिंट बुक्स को प्रिंट करेगी, टू बी प्रिंटिंग एजेंसी। फ्रेंड्स नौकर कौन बना? नौकर इज सप्लायर, आपके लिए नौकर सप्लायर बना ना फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स कौन बने? रेसिपिएंट। एंड फ्रेंड्स प्रिंटिंग एजेंसी कौन बन गई? थर्ड पर्सन। पूरा ट्रांजेक्शन आपके मन में एकदम क्लियर? चलो सपोज आपने 2,000 रुपए प्रिंटिंग एजेंसी को दे दिए, प्रिंटिंग एजेंसी को आपने 2,000 रुपए दे दिए, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नौकर। नौकर ने क्या बोला था? 20,000 रुपए में, 20,000 रुपीज में आपका लेक्चर्स भी आ गया प्लस आपका मटेरियल भी आ गया, तो 20,000 रुपीज में नौकर आपको दो चीज प्रोवाइड करने वाला था। बट आपका जो पेमेंट थर्ड पर्सन को हुआ है, 2,000 रुपीज का जो पेमेंट थर्ड पर्सन को हुआ है, वो किसने किया? सप्लाई ने किया कि रेसिपिएंट ने किया? ऑब्वियसली फ्रेंड्स उसको रेसिपिएंट ने कर दिया। रेसिपिएंट ने 2,000 रुपए यहाँ पे दे दिए, 18,000 रुपए यहाँ पे दे दिए। बोलो क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा व्हिच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर प्लस 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 एनी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सप्लायर व्हिच इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय रेसिपिएंट। कोई भी ऐसे रिस्पांसिबिलिटी जो सप्लायर की थी बट रेसिपिएंट उसको पे करता है, उसको हम वैल्यू में ऐड कर देंगे। एंड फ्रेंड्स फाइनली जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो कितना होने वाला है? 20,000 रुपीज। क्लियर है? एग्जैक्टली आप समझे जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो सप्लायर की थी बट रेसिपिएंट उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। बोलो रेडी? चकाचक डन। चलो फ्रेंड्स शुरू हो जाओ। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई की बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके आगे बढ़ते हुए उसमें हमने ऐसा डिस्कस किया था, फर्स्ट वाज सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सेकंड इज 15 सबसेक्शन 2, थर्ड इज 15 सबसेक्शन 3। 15 सबसेक्शन 1 व्हिच इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई? दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया हमको सेटिस्फाई करने होंगे। सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है, सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है, एंड नंबर 2 प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। ऐसे सिचुएशन में, इस सिनेरियो में हमारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा? इट इज अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? इट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर इज अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच इज अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई when we are satisfying these two condition which is we both are not related and price is sole consideration। आगे बढ़ते हुए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 उसमें 5 इंक्लूजन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दो इंक्लूजन हमने डिस्कस कर दिया। फर्स्ट इंक्लूजन बॉस बोलो उसमें 5 पॉइंट, टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस चार्जेस which is levied by any law but except GST if it is let us say charged separately by supplier to recipient। म्युनिसिपल टैक्स है, एक्साइज है, उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 2 कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स ये एग्जांपल को आप ध्यान में रखेंगे ना तो मगज में एकदम चकाचक चीज सेट हो जाएगी। मेरे मन में भी सेट है, आपके मगज में भी सेट हो जाएगी। ओके पॉइंट नंबर 2 जो ध्यान में रखना है फ्रेंड्स आपको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेया को पे करने की मेरी थी बट पेमेंट किसने किया? रेसिपिएंट ने किया, उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे और एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। ओके आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इंसिडेंटल एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, चेक करें फ्रेंड्स। एग्जांपल के तौर पे मैंने एसी परचेस किया, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे मस्त क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज मैंने एसी परचेस किया, कितने का एसी था फ्रेंड्स? 20 रुपए का। बहुत आसान, 20 रुपए का एसी। बट फ्रेंड्स उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे ना वो थोड़े ज्यादा ही कम थे। वो थोड़े ज्यादा ही कम हो गए थे। चलो समझे? मैं तो क्या परचेस करने के लिए गया था? मैं तो फ्रेंड गुड्स परचेस करने के लिए गया था। तो 50,000 होना चाहिए टोटल। ओके मैं तो गुड्स परचेस करने के लिए गया था, वो खाली 20 रुपए में मिल रहे थे और उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे ना वो थोड़े ज्यादा ही कम हो गए थे। 49,980। तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी भी मुझे एडवाइस देगा तो सर एक काम करो इसी लेके आ जाओ, इंस्टॉलेशन यूट्यूब से सीख लेना। पता चला
ये एसी लेकर घर पे आ जाओ, इंस्टॉलेशन थोड़ी मेहनत करेंगे, 2 3 4 5 एसी में तो एक बार एसी लग जाएगा ना, 100 रुपए में 5 एसी आ जाएंगे, तो इंस्टॉलेशन की इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट इंस्टॉलेशन सपोज एग्जाम्पल के तौर पर कंपल्सरी था, तो फ्रेंड्स ये मुझे परचेस करना पड़ा 50,000 रुपीज। तो कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगा, पता चल रहा है आपको, कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगी। चलो और एक छोटा सा और एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से मैंने कोई गिफ्ट परचेस की आपको, बिकॉज आपका इंटरमीडिएट में 800 में से 2-3 करोड़ मार्क आ गए, रीजनेबल रखता हूँ 800 में से 800 मार्क आ गए, तो मुझे लगा कि कुछ गिफ्ट तो बनती ही बनती है फॉर श्योर। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए गिफ्ट ली। क्या गिफ्ट ली? सपोज मैंने आपके लिए मोबाइल लिया। मोबाइल कितने का था? एग्जाम्पल के तौर पे 800 रुपए का मोबाइल था, चाइना वाला नहीं था, जोरदार मोबाइल था, सस्ते में मिल रहा था, 800 रुपए का मोबाइल लिया। मुझे लगा खाली मोबाइल दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ला उसका जरा पैकिंग करवा देता हूँ, उसका स्पेशल पैकिंग करवा देता हूँ, और उसका जो गिफ्ट रैपिंग नहीं करवा देता जैसा थोड़ा अच्छा से देखो, वो पिक्चर रखा ही फ्रंट मैंने आपके लिए, ऐसा कुछ मस्त चकाचक गिफ्ट रैपिंग आपके लिए करवा दिया, जिसका चार्जेस था एग्जाम्पल के तौर पे 49,266। बोलो व्हाट टोटल अमाउंट आई नीड टू पे? इट वाज ₹50। मैंने गुड्स तो खाली 800 रुपए के ही परचेज किए हैं, इसका पैकिंग चार्जेस आप देखो, इट इज 49,200, टोटल अमाउंट दैट आई एम रिक्वायर्ड टू पे इज ₹50,000। अब समझ रहे हो कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी में इंपोज करूं, कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा? मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 800 होगा कि 50,000 होगा? मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 20 रुपए होगा कि 50,000 होगा? अब मेरी फीलिंग को समझ रहे हो, कौन सी वैल्यू के ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे? लॉ कहता है कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे। मैंने गिफ्ट रैपिंग क्यों करवाया? बिकॉज मैंने मोबाइल परचेज किया। मैंने एसी इंस्टॉलेशन क्यों करवाया? बिकॉज मैंने एसी परचेज किया। तो एसी इंस्टॉलेशन, गिफ्ट रैपिंग, इट इज व्हाट? इंसिडेंटल एक्सपेंस। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? इट इज इंसिडेंटल एक्सपेंस। क्या करूं इस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का? लॉ कहता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कौन से लाइक एग्जांपल के तौर पे इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग चार्ज्ड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई। मतलब कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो उसमें स्पेसिफिकली दो चीज को ऐड कर ही देने का। बोलो कौन सी? नंबर 1 कमीशन, नंबर 2 पैकिंग, व्हिच इज चार्ज्ड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट, and any amount charged for anything done by supplier in respect of supply of goods or services or both। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एसी के साथ समझो इंस्टॉलेशन तो करवाया तो साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी करवाया। उसने ऐसा बोला कि जो एसी यहाँ से उनके बिजनेस प्रीमाइसेस से लेना हो तो 50,000 इंस्टॉलेशन के साथ, पर आपके घर पे पहुंचाना हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से 20,000 एग्जाम्पल के तौर पे। तो दिस इज समथिंग विच सप्लायर इज डूइंग फॉर रेसिपिएंट। आप समझ रहे हो? सप्लायर ने एक्स्ट्रा कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की फॉर देयर सप्लाई। चलो वापस एक बार वर्ड्स चेक करो। Any amount charged for anything done by supplier in respect of supply of goods or service or both at the time of or before delivery of goods और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब जो टाइम पे सप्लाई हो रहा है और गुड्स की स्पेसिफिकली बात करें तो गुड्स की डिलीवरी के पहले जो भी आपने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज किए हो, लेट अस से कमीशन हो, पैकिंग हो, कि कोई भी पैसा आपने चार्ज किया हो उसको वैल्यू में ऐड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। चलो फ्रेंड्स मुझे छोटी सी बात बता दो कि मैंने ये गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे ली? जब मैं ट्रांसपोर्टेशन करवाऊंगा तो मैंने गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे ली? मेरे घर पे गुड्स की डिलीवरी ली। मतलब ये सप्लाई के टाइम पे के डिलीवरी के पहले जो भी सर्विसेज पे जो भी सप्लाई ने रेसिपिएंट को किया है, एक तो उसने इंस्टॉलेशन करके दिया, उसने ट्रांसपोर्टेशन करके दिया, ये सारे एलिमेंट्स मुझे वैल्यू में ऐड करने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब फाइनली आप चेक करो तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? इट वुड बी 70,000। दिस विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स नंबर 2 आप चेक करो, यहाँ पे जब मैंने मोबाइल परचेस किया उसका स्पेशल पैकिंग आपके लिए मैंने करवाया बाय इंकरिंग कॉस्ट ऑफ ₹49,200, अल्टीमेटली कितना हो गया? 50,000 ऑफ रुपीज। तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 50,000, बिकॉज दीज आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस।
बोलो क्लियर। और दो तीन एग्जांपल्स है ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंस आप चेक करो। इट इज इंस्टॉलेशन जो हमने डिस्कस किया, एसी का इंस्टॉलेशन, बाद में पैकिंग, को स्पेशल पैकिंग करवाना हो, कोई स्पेसिफिक इंस्पेक्शन करवाना हो। एग्जांपल के तौर पे मैं बल्ब परचेस करने के लिए गया, समझो ना, लाइट बल्ब नहीं आता, वो परचेस करने के लिए गया। उसने बोला कि एग्जांपल के तौर पे 200 रुपीज का बल्ब है, तो बोला चेक करके दो जरा चलता है कि नहीं चलता। उसके बाद 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, बोलो मैं इंस्पेक्ट करके दू, तो बोला लेने भी 10 रुपए एक्स्ट्रा, तू इंस्पेक्ट कर, घर पे जाके दिक्कत ना है, वापस देने के लिए आना ना पड़े। उसने 10 रुपए एक्स्ट्रा लिया फॉर द पर्पस ऑफ इट्स इंस्पेक्शन। अल्टीमेटली आई एम रिक्वायर्ड टू पे 210। व्हाट अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट वुड बी 210। अल्टीमेटली 210 रुपए के ऊपर मुझे जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सिमिलरली कोई कमीशन हो, कोई सर्टिफिकेशन हो, कोई टेस्टिंग हो, दिस ऑल आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जिसको हम वैल्यू में डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर ऐड करने वाले हैं। तो क्लियर है, चकाचक, रेडी। चलो नेक्स्ट आप चेक करो, ये हो गए, ये इंस्पेक्शन का छोटा सा पिक्चर मैंने रखा हुआ है, बल्ब का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और कोई भी अदर चीज भी हो सकती है जिसका मैं इंस्पेक्शन करने के लिए, स्पेसिफिकली के सर्टिफिकेशन लेने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट में पे करता हूं, उसको वैल्यू में डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर ऐड करने वाले हैं। बोलो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तीन चीज को एडिशन के तौर पर मैं डिस्कस कर दिया। बोलो फर्स्ट वाज व्हाट, टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस व्हिच इज लेविड बाय एनी लॉ एक्सेप्ट जीएसटी, उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, बोलो बोलो बोलो, रणबीर, दीपू, मैं, श्रेया, याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको, मैं बेबी शावर का फंक्शन उनके लिए करने वाला था। श्रेया को डायरेक्टली पेमेंट कौन कर देता है, रणबीर, दीपू उनको डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। तो इट इज पेमेंट बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इट इज पेमेंट बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्ड जो मैं डिस्कस किया, इट वाज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, बाद में पैकिंग, बाद में इंस्टॉलेशन, बाद में सर्टिफिकेशन, बाद में टेस्टिंग, ये जो भी चार्जेस सप्लाई लेता है रेसिपिएंट से एज अ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। बोलो क्लियर। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो डिस्कस किया, इट वाज मेजरली सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 एंटायरली डिस्कस। इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में टोटल 5 एडिशंस हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से 3 को हमने डिस्कस कर दिया, एंड सब्सिक्वेंट सेशन में आगे के 2 एडिशन हम डिस्कस करेंगे, एंड 15 सबसेक्शन 3 का जो एक एक्सक्लूजन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी 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 मच।